के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपके आने वाले जो पीजीटी का एग्ज़ाम है जो 9 जून 2024 को हो रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले क्या है, मैं बिहार पीजीटी एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, जो कि 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बारी बिहार पीजीटी एग्ज़ाम भी देख ले। तो चलिए अब देखते हैं एचपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा 2010 का क्वेश्चन पेपर। इसमें क्या है, टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 120 और टाइम था इसमें 2 घंटे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग हुआ था, तो ये हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये आंसर जो रहेंगे ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन व्यक्ति को फांसी दी गई थी? तो वो थे सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन और रीजन से है। अभिकथन ए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संज्ञेय खंड व्यवहार में नहीं आया, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, तो बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो राइट आंसर है 3 का वो है ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची ए में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में पुस्तकें दी गई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 4 का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है वो है बी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय की बुक है यंग इंडिया, ए 2 का ए। मौलाना ए के आज़ाद, तो इनकी जो बुक है 3 का डी, इंडिया बीन्स फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस, तो 4 का 3, द इंडियन स्ट्रगल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवर्तनवादी वर्ग का सदस्य नहीं था? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है सरदार पटेल। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो निर्वाचन आयोग ये संविधान का अंग है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत इसकी व्यवस्था है। तो अंतर्राज्य परिषद, ठीक है, आर्टिकल 226 और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। योजना आयोग क्या है, ये संविधान का अंग नहीं है। ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सॉरी ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस रिट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है कि दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो वो होता है 8 का जो राइट आंसर है वो है बी, अधिकार परीक्षा, कि आप किस अधिकार से जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी वैधता की जांच करना। तो 8 का राइट आंसर है बी। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 9 का जो राइट आंसर है वो है नैसर्गिक न्याय का अधिकार, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है राज्यसभा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित कौन करता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष है उसका जो नाम है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख जारी किया जाता है? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो 13 का जो राइट आंसर है वो है डी, मंत्रिपरिषद की। 14 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
15 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 क्या है, पावर ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। 15 का सी राइट आंसर है। 16 है, पर्यावरण और वनों के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है नीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, बी इसका राइट आंसर होगा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो 17 का जो राइट आंसर है, किसी नए कानून का निर्माण करना, तो इसके लिए भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। किसी नए कर का आरोपण करने के लिए भी, बजट पास करने के लिए भी, लेकिन संविधान का संशोधन करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 80 है, कथन ए है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, बिल्कुल सही। उस टाइम क्या है, अधिकतर जो संविधान सभा के सदस्य थे वो वकील थे। संविधान निर्मात्री सभा में वकीलों का वर्चस्व था, तो ये भी सही है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957-58 में बनी थी। 20 है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण, तो ये बात करता है। सी देखते हैं इसका, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक केंद्रितवाद, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। 21 है, रॉल्स की न्याय की धारणा क्या थी? तो वो थी उदारवादी, तो 21 का राइट आंसर है डी। 22 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल सही, ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्निरीक्षण का कार्य, तो ये भी है। दंडित कैदियों को समाधान करना, तो ये नहीं है, ये राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, ठीक है। राज्य या प्रांतों के बीच तथा राज्य और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना, तो ये भी न्यायपालिका का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो 22 का जो राइट आंसर है वो है सी, 1, 2, 4, ठीक है। 23 है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों देशों में क्या है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो 23 का जो राइट आंसर है वो है बी। 24 है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो ये थी केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, तो ये नहीं है। जो प्रेशर ग्रुप है वो सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अपने हित पूर्ति के लिए लड़ते हैं या आंदोलन करते हैं। बी है, अपने पक्षधर अभ्यर्थी को निर्वाचित कराने में सहायता करना, तो बिल्कुल ये प्रेशर ग्रुप का काम है। अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना, जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना, तो ए नहीं है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 25 का राइट आंसर हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, जेफरसन ने। 27 है, असर्शन रीजन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। कारण है वे राज्य को कोई भी विधायी शक्ति प्रदान नहीं करते, तो 27 का जो राइट आंसर है वो है सी, ये गलत है। ए सही है, किंतु आर गलत है। 28 है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वो है, तो 28 का जो राइट आंसर है वो है केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है, तो ये सिमिलरिटी है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में। 29 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है सभी। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, तो आर्टिकल 16 इसमें बात की गई है। शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल या कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण, तो आर्टिकल 16
4 ये बात करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30 है भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि 30 का जो राइट आंसर है वो है किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही। सिवाय सार्वजनिक उद्देश्य के किसी भी निजी संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। पर्याप्त मुआवजा दिए बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो 44वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, ये सभी बातें सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 31 है किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? तो वो है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक नियम के समान है, निगम के समान है? तो ये कहा था 32 का जो राइट आंसर है लास्की, ऑप्शन नंबर 2। 33 है संप्रभुता की एकलवादी अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है निश्चित अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 34 है यह दृष्टिकोण की विधि समाज के औचित्य की धारणा को प्रतिबिंबित करती है, यह संकेत करता है। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 35 है निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती? तो संप्रभुता ये क्या है? लोकतंत्र से डेमोक्रेसी के संदर्भ में ये पूछा गया है। तो निर्वाचक गण में भी क्या है? संप्रभुता पाई जाती है, संसद में भी और जनमत में भी, लेकिन सम्राट में क्या है? संप्रभुता नहीं पाई जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 का डी करेक्ट आंसर है। 36 है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची ए में पुस्तक दी गई है और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं। तो 36 का जो राइट आंसर है फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, तो ये बुक है बोसांकी ए का 1। बी है द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये है हॉब हाउस की 2 का 2। 3 है द मैन वर्सेस द स्टेट, तो ये बुक है स्पेंसर की 3 का 4। और चर्चेस इन द मॉडर्न स्टेट, तो फिगिस 4 का 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 37 है नीचे अरस्तु के 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो ये बिल्कुल सही है। अरस्तु बोलते हैं कि राज्य क्या है? व्यक्ति से पहले आया है और व्यक्ति बाद में आया है। राज्य क्या है? जैसे शरीर होता है, ठीक है, एक पूर्ण अंग। शरीर क्या है? एक पूर्ण अंग है, और जो शरीर के जो अंग होते हैं जैसे आँख, कान, पैर, ठीक है, ये क्या है? अंग होते हैं शरीर के। ठीक है, तो राज्य को उन्होंने क्या है? शरीर माना है, और उसके जो अंग है वो उसको उन्होंने व्यक्ति माना है। तो ये सही है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य या तो पशु है या फिर देवता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 है लैम्पेन सर्वहारा की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये क्या था? 38 का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। 39 है मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, ये किसने कहा था? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है बी, लॉक ने। 40 है यह कथन किसका है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो ये जो कथन है वो है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स बोलते थे कि राज्य क्या है? वो स्वतंत्रता का विरोधी है। ठीक है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो है सी। 41 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था मजदूरों का कोई देश नहीं होता, तो बिल्कुल सही। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो ये कार्ल मार्क्स नहीं, हेगल कहते हैं। राज्य का लोप हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स कहते हैं। राज्य शोषण का एक यंत्र है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कार्ल मार्क्स के अवधारणा के अनुरूप नहीं है। 42 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो
हॉब्स, पेटियार, कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो बिल्कुल सही। 1848 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी है। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1772 में लिखी थी इन्होंने ये। लेकिन पेटियार की बात क्या है, लॉक करते हैं, ना कि हॉब्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो 42 का राइट आंसर है ए। 43 है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है लॉक, जॉन लॉक ये बात करते हैं। 44 है, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है। तो हॉब्स बोलते हैं कि सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, किसने राज्य को बुर्जा वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो बी, एंजल्स बोलते हैं कि जो बुर्जुआ वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है वो क्या है, राज्य की क्या है, एक प्रबंधन करने वाली कार्य समिति के रूप में उन्होंने देखा है बुर्जुआ वर्ग को। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है बी। 46 है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक ये सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो ये किसकी टिप्पणी है, तो ये है 46 का डी, एल.टी. हॉब हाउस की, डी इसका राइट आंसर है। 47 है, किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। तो 47 का राइट आंसर है बोसांके, ऑप्शन नंबर बी। 48 है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो 48 का जो राइट आंसर है वो हुई थी सी, वर्गहीन समाज की स्थापना करने और वर्ग संघर्ष की समाप्ति हेतु। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है सत्ताधारी के विरुद्ध विद्रोह करना। तो ये हॉब्स इसे परमिशन नहीं देते नागरिकों को कि क्या है वो राजा के अगेंस्ट को किसी भी प्रकार का विद्रोह करे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हॉब्स, लॉक और रूसो की इस एक बात पर सहमति है कि, तो वो तीनों एक बात पे सहमत हुए थे। तो वो हुए थे कि डी, राज्य और समाज दोनों पर्यायवाची है और दोनों में कोई भी भेद नहीं है। तो इस बात पे इन तीनों में सहमति थी, और बाकी तीनों अलग अलग समझौते की बात करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि 51 का जो राइट आंसर है उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 52 है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य, तो राज्य क्या है, स्वयं साधन है। उदारवादी बोलते हैं कि उदारवादी जो थिंकर है वो क्या है, व्यक्ति को सेंटर में रखते हैं, वो व्यक्ति को क्या है साध्य अंतिम लक्ष्य के रूप में मानते हैं, और राज्य क्या है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। 53 है, समाजवादी राज्य बल देता है। तो समाजवादी राज्य बल देता है न्याय की स्वतंत्रता पर, डी इसका राइट आंसर है। 54 है, श्रेणी समाजवाद निम्नलिखित में से किसके बीच का मध्य मार्ग है। तो वे है बी, फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद। तो फेबियनवाद या फेबियन समाजवाद होता है जिसमें कि डेमोक्रेटिक रूप से क्या है आप समाजवाद की स्थापना करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे कि हमें समाजवाद या साम्यवाद की जो स्थापना करनी है वो क्या है मजदूर वर्ग के द्वारा और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्या है क्रांति करके हम क्या है साम्यवाद स्थापित कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। लेकिन जो फेबियन समाजवाद बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से क्या है समाजवाद स्थापित करना है या साम्यवाद लाना है, तो उसे हम कहते हैं फेबियनवाद। तो श्रमिक संघवाद जिसमें कि श्रमिकों द्वारा शासन में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है। तो वो करता है एक व्यक्ति एक मत, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत पे विश्वास करती है। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है बी, श्रेणी समाजवाद। 57 है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के मत को किसने विकसित किया था। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है सी, जे.एस. मिल ने। 58 है,
जेरेमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी सी वर्ष 1789 में। 59 है सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है, तो वो वे है संशोधनवादी समाजवाद के। डी इसका राइट आंसर है। 60 है जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया था, तो वो क्या था, नैतिक आधार पर, ठीक है। और जो बेंथम है उन्होंने क्या था, उपयोगिता के आधार पर। वो बोलते थे कि राज्य का काम होगा कि व्यक्ति के सुख को अधिक से अधिक करना और दुख को कम करना। तो बेंथम का जो सिद्धांत था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो ये था उपयोगितावाद के आधार पर, और जॉन स्टुअर्ट मिल का था नैतिकता के आधार पर। तो डी का जो राइट आंसर है वो 60 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 है उस ब्रिटिश उदारवादी विचारक का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया था, तो वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर है। 62 है उदारवाद समर्थन करता है, तो वो करता है राज्य के सीमित कार्य का, कि राज्य का क्या है, व्यक्ति के ऊपर क्या है, सीमित कार्य होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं उदारवादी। 63 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है, तो राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, तो बी इसका राइट आंसर है। वो बोलते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है वो जिस व्यक्ति के पास या जिनके पास आर्थिक शक्ति होगी वही क्या है, पॉलिटिकल पावर का यूज करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। 64 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है, तो कल्याणकारी राज्य में क्या है, आर्थिक समृद्धि ये हेल्प करती है। समाज सेवा अधिनियम ये भी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। धन का समान वितरण होना चाहिए, ये भी वेलफेयर स्टेट में इंक्लूड होता है। लेकिन जनसंख्या का आधिक्य जहाँ होगा वहाँ क्या है, वेलफेयर स्टेट का काम में बाधा उत्पन्न होगी, तो बी इसका राइट आंसर है 64 का। 65 है एक राज्य को जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। 65 का जो राइट आंसर है वो है बी। 66 है मार्क्स के साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली, यह किसका कथन है, तो ये है 66 का डी लास्की का कथन है। 67 है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन डॉल्स, 1971 में ये बुक लिखी थी उन्होंने। 68 है लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो लॉक क्या है, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन समानता की बात नहीं करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आइजिया बर्लिन ने। इनकी एक और भी बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी, और ये लिबर्टी के नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक थे, तो ये भी आपने याद रखना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता, तो हिगल इससे संबंधित है। सुख और दुख का गणक, तो ये बेंथम ने दिया था। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, तो स्पेंसर। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद, तो ये क्या है, लेनिन के द्वारा दी गई थी। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात लेनिन करते हैं, ना कि एंजल्स करते हैं, तो डी गलत हो जाएगा, बाकी सही सुमेलित है, तो 70 का डी राइट आंसर है। 71 है अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित था, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस में वो बोलते हैं कि अनुपातिक समानता होनी चाहिए, ठीक है। जिस व्यक्ति का जितनी कैपेबिलिटी है या जितनी उसमें क्षमता है या गुण है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसे न्याय मिलना चाहिए या संपत्ति का वितरण होना चाहिए, तो ये बात करते हैं अरस्तु। वो दो प्रकार की जस्टिस की बात करते हैं, एक सामान्य न्याय, एक दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। तो सामान्य न्याय में वो बोलते हैं कि जो सभ्य व्यक्ति है या जो व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य की समझ रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, तो वो आएगा सामान्य न्याय में। डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस में वो क्या है, अनुपातिक न्याय और संशोधनात्मक न्याय की बात करते हैं। अनुपातिक में क्या है, वो अनुपात के अनुसार, यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है संशोधनात्मक न्याय, उसमें वो बात करते हैं कि जो राज्य के जो नियम कानून है, जो व्यक्ति की उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, ठीक है, तो उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो उसके विरुद्ध जाएगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। तो अरस्तु के जो क्या है न्याय के सिद्धांत को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। 72 है निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है, तो ये लॉक बात करते हैं 3 प्रकार के अधिकार, जीवन,
स्वतंत्रता और संपत्ति, बी इसका राइट आंसर है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? तो J.S. मिल क्या है, वयस्क मताधिकार का विरोधी था। वो अनुपातिक मताधिकार की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसे मत का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसे ज़्यादा मत का अधिकार मिलना चाहिए, और जो जितना कम हो उसे क्या है, पॉलिटिकल जो समझ है वो कम होगी तो उसे कम मिलना चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 74 है, प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। तो वे बोलते हैं कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही जस्टिस है, ठीक है। जो जिसका कर्तव्य है वो उसको जब उसका निर्वाह करता है तो सबको न्याय की प्राप्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, असर्शन रीजन से है। असर्शन है, स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। तो बिल्कुल सही। दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि सामान्य मान्य करता है। तो संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि मान्य करता है। तो ये लास्की के द्वारा कही गई ये कोटेशन है, बिल्कुल सही है। सी है, अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी की गई मांग है। तो ये बोसांके कहते हैं। डी है, अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो गिल क्राइस्ट, ये भी सही है, लेकिन बी गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। राज्य द्वारा मान्य मांगे ही अधिकार है। तो बेंथम क्या है, राज्य को बोलते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो राज्य का काम होगा कि लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करना। तो 76 का राइट आंसर है बी। 77 है, आर्थिक उदारवाद का समर्थक था। तो एडम स्मिथ क्या है, आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे, और ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। तो ये भी आपने याद रखना है। 78 है, गांधीवादी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो गांधी जी, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंटों को क्रिएट हुआ होगा राम राज्य और अराजकतावादी राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो गांधी जी कहते हैं कि जो आदर्श राज्य होगा वो कैसा होगा, अराजकतावादी राज्य, जिसमें कि जो राज्य है उस शक्ति के द्वारा जो लोगों की इच्छा है उस पर कम नियंत्रण हो। तो वैसा राज्य की वो बात करते थे, भले वो राम राज्य की बात भी करते थे। तो उनका राम राज्य कैसा होगा, तो अराजकतावादी राज्य होगा। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है डी। 79 है, इंग्लिश ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बोसांके, बैडले, ग्रीन, उपयुक्त सभी ने। ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 है, उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? तो 80 का जो राइट आंसर है वो है डी। तो ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन से यहाँ एक दो कोटेशन अक्सर पूछी जाती है। एक तो वो स्वतंत्रता के संबंध में कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, कि जो कार्य साझे रूप से किए जा सकते हैं उसे वो स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव लिबर्टी से संबंधित थी। और एक ग्रीन की कोटेशन अक्सर पूछी जाती है कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ठीक है। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ये ग्रीन की कोटेशन अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। वो बोलते हैं कि राज्य का जो निर्माण है वो इच्छा के द्वारा हुआ है, ना कि शक्ति के द्वारा। तो ये आपने याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह किसका विचार है कि प्रत्येक वैधानिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? तो ये है 81 का राइट आंसर डी लास्की। 82 है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो 82 का जो राइट आंसर है वो है टी.बी. स्मिथ। तो डी इसका राइट आंसर है। 83 है, यह किसने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आ सकती है? तो 83 का जो राइट आंसर है वो है सी, हेराल्ड लास्की, ठीक है। 84 है, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो डायलेक्टिक मेथड इन्होंने क्या है कार्ल मार्क्स से लिया था, और वे एक इनकी फेमस कोटेशन है। वो बोलते हैं कि मैंने क्या है हीगल के जो द्वंद्ववाद है उसको क्या है, वो पहले सिर के बल खड़ा था, अब मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया है। तो ये भी आपने याद रखना है। 85 है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो 85 का जो राइट आंसर है वो है बुर्जुआ राज्य। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अहस्तक्षेप नीति में विश्वास करता है? लेजिस्फियर।
तो ये बात करता है व्यक्तिवादी थिंकर, जैसे जे.एस. मिल क्या है, लेजिस फेयर की बात करता है कि राज्य का क्या है, व्यक्ति के कार्य पे कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। तो व्यक्तिवादी क्या है, हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी के न्यायधारिता सिद्धांत यानी कि ट्रस्टशिप थ्योरी को संक्षेप में कहा जा सकता है संशोधनवादी समाजवाद, नहीं काल्पनिक समाजवाद, तो ये भी गलत है। मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गांधी जी की थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप का सिद्धांत आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कमेंट करना है कि ट्रस्टशिप थ्योरी क्या है गांधी जी की। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 88 है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था। तो वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में इन्होंने शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। नमक सत्याग्रह 1930 में, और करो और मरो का नारा दिया था 1942 में। 89 है, असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया गया, इसका उद्देश्य समाप्त हो चुका था, तो ऐसा नहीं था। इससे यह पता चलने लगा कि लोग हिंसा के प्रयोग को ज़्यादा महत्व या वरीयता देने लगे थे, तो बिल्कुल सही। 1922 में जो चोरा चोरी नामक घटना हुई थी, उसके बाद क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस लिया। तो बी इसका राइट आंसर है। मार्क्स का जो अंतिम ध्येय था वो था एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना, तो बिल्कुल सही एक इसका राइट आंसर है। तो एक बी है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें लोगों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो वैसा मार्क्स नहीं कहते। एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें लोगों को पूर्ण आर्थिक समानता प्राप्त हो। वो बोलते थे कि आर्थिक समानता जरूरी नहीं है, व्यक्ति को क्या है, उसके योग्यता के अनुसार पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ना कि पूर्ण रूप से आर्थिक रूप समानता प्राप्त करनी है। एक जाति विहीन समाज की स्थापना करना, तो ये भी बात नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा एक वर्ग विहीन, जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं हो, अमीर गरीबों में जो क्या है जनता बटी ना हो, तो एक ऐसे समाज की वो बात करते हैं। वे वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की बात करते हैं, जिसमें राज्य भी नहीं हो, क्योंकि राज्य को क्या बोलते हैं कि ये क्या है, शोषण का एक यंत्र है। 91 है, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण का साधन नहीं है। तो जनमत का निर्माण क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जनमत किया जाता है, विधायिका द्वारा भी, लेजिस्लेटिव के द्वारा भी, और सिनेमा के द्वारा भी कहीं ना कहीं जनमत तैयार किया जा सकता है। लेकिन जुडिशरी द्वारा क्या है, इसका कोई भी काम या कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं होते जिससे कि जनमत का निर्माण किया जा सके। तो ए इसका राइट आंसर है 91 का। 92 है, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है लावेल, बी इसका राइट आंसर है। 93 है, यह किसका मत है कि राजनीतिक दल सियासत के पीछे की शक्ति है। तो ये है 93 का जो राइट आंसर है वो है हेराल्ड लास्की, ऑप्शन नंबर डी। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, तो वो होता है विधायिका के प्रति, ऑप्शन नंबर सी। 94 का राइट आंसर है। 95 है, भारतीय संघवाद बल देता है, तो वे देता है राष्ट्र की एकता पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है संसदीय सरकार, 96 का राइट आंसर है ए। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गणतंत्रीय सरकार, तो इसका राइट आंसर सी है। 98 है, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, इसका राइट आंसर है। 99 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ होती है। 100 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है। तो वो ये है कि इसमें क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव होता है, तो ये इसकी मुख्य दोष है, ऑप्शन नंबर ए। 101 है, असर्शन और रीजन से अमेरिकी राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वीटो नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सही। यह उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, तो ए इसका राइट आंसर है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी
TR दास इसका राइट आंसर है। अब 103 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो 103 का जो राइट आंसर है वो है सी, डॉक्टर MR जयकर। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो वर्ष 1942 को वो भारत आया था। 105 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल मूवमेंट से संबंधित था? तो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी, तो सी इसका राइट आंसर है। 106 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो 106 का जो राइट आंसर है वो है ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत इससे संबंधित नहीं थे। बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, JP नारायण और आचार्य नरेंद्र देव संबंधित थे। 107 है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर B पटाभी सीताराम मैया इसके लेखक है। 108 है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द मिनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 108 का जो राइट आंसर है वो है ए, KM पणिकर। 109 है, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो वे हुआ था जब बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप आंदोलन के समय, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 है, यहाँ 100 लिखा है, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी? तो वो उठाई थी 1940 में, वर्ष 1940। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेवेल योजना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल द्वारा सुझाई गई थी? तो ये सुझाई गई थी 1945 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 111 का। 112 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928 में दी, बिल्कुल सही। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इन्होंने इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन खिलाफत आंदोलन जो है वो गांधी जुड़े थे इनसे 1919 में, ना कि जिन्ना। तो बी इसका रॉन्ग आंसर है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, ये इनसे नहीं जुड़े थे। 113 है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो ये दिया था कराची अधिवेशन 1943। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 114 है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। तो मैं ये ऊपर भी डिस्कस कर रहा था TH ग्रीन के संबंध में कि स्वतंत्रता के पॉजिटिव स्वतंत्रता के समर्थक है, और वो बोलते हैं कि जो सार्वजनिक रूप से, ठीक है, सकारात्मक रूप से जो कार्य किए जा सकते हैं उसी को वो क्या है, स्वतंत्रता कहते हैं। और इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा क्या है, राज्य का आधार है। तो ये भी इनसे जुड़ी हुई फेमस कोटेशन है TH ग्रीन से। 115 है, जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति सिविल डिसओबीडेंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डी हकीम अजमल खां 115 का राइट आंसर है। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? तो यह है लॉर्ड कर्जन का। इनका एक और भी कांग्रेस के रिगार्डिंग एक कथन है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं क्या है, कांग्रेस को मरते हुए देखूं। तो ये भी इनकी कोटेशन है कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस जो संगठन था उसके रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 117 है, दबा समूह ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह किसका कथन है? तो ये है 117 का राइट आंसर फाइनर की, ऑप्शन नंबर बी। 118 है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कथन किसका है? तो ये है 118 का जो राइट आंसर है वो है डी, हॉब्स का। ठीक है। 119 है, यह किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो ये जो कोटेशन है ये है अरस्तु की। 119 का राइट आंसर है डी। 120 आज का लास्ट क्वेश्चन है, जून 1924 में गठित शासन सुधार जांच समिति के सदस्य कौन थे? तो वे थे MA अंसारी। तो ये हमने डिस्कस किया PGT पॉलिटिकल साइंस 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये इसकी आंसर की है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको क्या है, पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नेट सेट PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ क्या है, मैं UGC नेट पेपर 1 की वीडियो भी डालता रहता हूँ। और ये दिस इज़ माय क्वालिफिकेशन। तो आप क्या है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।